So the students, next sentence, read the sentence. The principal looks very worried. Principal बहुत चिंतित लग रहे हैं. क्यों चिंतित लग रहे हैं? Because students are on strike for the last 15 days. For the last 15 days, students strike पे गए हुए हैं. As a protest against. देखो, प्रोटेस्ट के बाद हमेशा अगेंस्ट आता है, ये याद रखना. दिस इज करेक्टली यूज्ड. प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रेंट्स. मिसक्रेंट्स मीन्स कुछ बदमाश तत्व, कुछ गलत चीजें, कुछ गलत लोग. तो स्टूडेंट्स क्यों स्ट्राइक पे गए हुए हैं? बिकॉज प्रिंसिपल ने कुछ एक्शन उठाया, डिसिप्लिनरी एक्शन उठाया किन्हीं गलत तत्वों के खिलाफ. क्लियर? अब गलती कहाँ है पढ़ो. स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर गए हुए हैं, तो क्या स्ट्राइक अभी खत्म हो गई है? नो. जब कोई एक्शन पास से स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है. हमने कल भी एक रूल किया है, कल भी एक सेंटेंस किया है इस पे. माई फादर हैज नॉट रंग माई ब्रदर. दैट मीन्स अभी तक उनकी बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है. It has been raining. अभी भी बारिश हो रही है. That means जब भी कोई एक्शन पास से स्टार्ट है और अभी तक कंटिन्यू है. स्ट्राइक पिछले 15 दिनों से चालू है और अभी भी चालू है. हिंट कहाँ मिल रहा है आपको? फॉर. हमने अभी किया सिंस और फॉर. आपको जहां हिंट मिल जाए टाइमिंग वर्ड का, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां पर आर नहीं, स्टूडेंट्स have been on, क्योंकि वो स्ट्राइक अभी खत्म नहीं हुई है, वो स्ट्राइक अभी चालू ही है, पिछले 15 दिनों से चालू है. तो कैसे पता चल रहा है खत्म नहीं हुई है? have been. Clear? Now the next sentence. The king was embarrassed to find evidence. King was embarrassed. Embarrassed होना, शर्मिंदा होना, speechless होना, स्पीचलेस होना, एम्बैरेस्ड होना, शर्मिंदा होना. टू फाइंड एविडेंसेस. एविडेंस मीन्स प्रूफ, सबूत. एविडेंस मीन्स प्रूफ, सबूत. अगेंस्ट हिज ओन क्वीन. अपनी खुद की रानी के खिलाफ उसको कुछ सबूत मिले थे. नाउ व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? एरर इज एविडेंस. अनकाउंटेबल नाउन होते हैं एविडेंस, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते. एक सबूत मिला, कितना सबूत मिला, कैसा सबूत मिला, एक पेपर मिला, क्या मिला? तो एविडेंस इज अनकाउंटेबल नाउन. इन ब्रिटिश इंग्लिश वी कैन नॉट यूज प्लूरल ऑफ एविडेंस. The evidences is wrongly used here. Okay, now the next sentence. As I prefer coffee than tea. Now ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी वर्ड प्रीफर आ रहा हो, जब भी वर्ड प्रीफर आ रहा हो, कंपैरिजन करने के लिए उसके बाद देन नहीं लगता, उसके बाद टू लगता है. ऐसे ही और वर्ड्स हैं जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर. जब भी वर्ड के लास्ट में IOR आ रहा है या प्रिफर का ER आ रहा है, प्रिफर एंड ऑल दीज वर्ड्स, इनके बाद हमेशा कंपेयरिंग करने के लिए टू लगेगा, देन नहीं. फॉर एग्जाम्पल, he is junior to me. Junior than me, wrong English. That person is superior to me. तो superior to, than नहीं, junior to, than नहीं. वैसे ही जब हम यहाँ प्रेफर की बात कर रहे हैं, प्रेफर के बाद कभी भी than नहीं आता, प्रेफर के बाद to आएगा, ये याद रखना. I prefer coffee to tea. Clear? Now the next rule. Now we are starting year 2016. Now she said that she was understanding his point of view very well. उसने ये बोला था कि वो उसकी बात बहुत अच्छे से समझ रही थी, कि समझ चुकी थी. उसने ये बोला था कि वो उसकी बात
अच्छे से समझ रही थी कि समझ चुकी थी? नाउ सी द रूल, दिस इज V2 पास्ट टेंस, तो यहां पर वॉज अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्गली, यहां पर पास्ट परफेक्ट यूज होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड अंडरस्टूड। अब इसको चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे कि उसने बोला पहले था कि उसने समझा पहले था। वो पहले समझ चुकी थी और वही चीज वो बता रही थी, तो शी सेड दैट शी हैड अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वो समझ गई थी कि आपने क्या बोला है और वही वो बता रही थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ ऑल द हाउसेस हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, the villagers sought shelter in the panchayat office. Now all the houses having been washed away. हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट किया, having been washed away मतलब सारे घर बाढ़ में बह गए थे। washed away बह गए थे। तो all the houses having been washed away by the floods. by the floods, floods के कारण बाढ़ में सारे घर बह गए थे। The villagers sought मतलब सर्च करना, ढूंढना। कहाँ सर्च की विलेजर्स ने शेल्टर? पंचायत ऑफिस में। कहाँ गलती है? All the houses having been washed away. Having is wrongly used here. All the houses been washed away. All the houses been washed away by the floods. The villagers sought shelter in the पंचायत ऑफिस। रीड करो, having been करेक्ट जा रहा है कि been करेक्ट जा रहा है? कैसे पता चल रहा है हमको? कहाँ पता चल रहा है? तो having been गलत है, having नहीं होना चाहिए। all the houses been washed away. Clear? Now the next. Now it is necessary to familiarize with and get used to the ways of the people among whom we live. Now it is necessary for us to familiarize. What is this? 2 plus V1. Okay. ये हमारे लिए जरूरी है कि हम familiarize हो जाएं. That means used to हो जाएं. And get used to. Again, used to किस चीज से? To the ways of the people. लोगों के तरीके से. Among whom we live. Now see, कुछ गलत है इसमें। It is necessary for us to familiarize and get used to. Now this is an example of parallelism. Parallelism कल हमने डिस्कस किया था। जब एक फ्रेज एक पैटर्न में है, यहां पर with दोनों को जोड़ रहा है। See, to familiarize with, sorry, ये familiarize with इसके साथ है, and दोनों को जोड़ रहा है। तो जब and दोनों को जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है, तो दोनों बैलेंस होने चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम नहीं। यहां 2 plus V1 है, तो गेट में भी 2 plus V1 ही चाहिए। चेक आउट दिस, टू फैमिलियराइज विथ एंड टू गेट यूज्ड टू। अब बैलेंस हो रहा है, बिकॉज कंजंक्शन इज अ वेरी ऑनेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच। दोनों तरफ बैलेंस बराबर, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम नहीं। यहां पे 2 plus V1 है, तो एंड के बाद भी 2 plus V1 ही होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। क्लियर? तो एरर इज इन बी पार्ट, गेट नहीं, तो वहां पर होना चाहिए टू गेट यूज्ड टू। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ द मदर आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड शी क्राई आउट इन हर स्लीप। मॉम ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम क्यों रोए। मॉम ने पूछा, पूछा मीन्स क्वेश्चन किया, आस्क मीन्स टू क्वेश्चन। अगर यहां पे आस्क यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है, मॉम ने पूछा। नाउ व्हाई डिड शी क्राई, अब यहां पर व्हाई के बाद डिड क्यों आया? जब यहां पर हमने पास्ट टेंस में आस्क ले लिया और यहां पे फिर क्वेश्चन के लिए डिड, नो, यहां पे डिड नहीं आना चाहिए। डिड कहां यूज होता है? क्वेश्चंस में। तो जब हमने यहां क्वेश्चन के लिए आस्क ले लिया है, तो दोबारा उस चीज को रिपीट करके नहीं, दोबारा नहीं, तो यहां व्हाई डिड शी क्राई नहीं, व्हाई शी क्राइड, क्यों रोए थे,
डिड की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां हमने आस्क्ड पूछने के लिए ऑलरेडी यूज कर लिया है पास्ट टेंस में, तो वहां डिड की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। नाउ रीड द सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। What is the error in this? Check it out. Now students, again a sentence of the same time. जब यहाँ पर हमने देखा है I asked him, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है, that why he was angry, that why he was angry. Now यहाँ पर why और he correctly use है, this is correctly, but he did not answer. Now वहाँ पर did not ठीक है, क्योंकि not के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डिड चाहिए, हम नॉट बिना डिड के यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो डिड हेल्पिंग वर्ब नॉट के लिए यूज है। नाउ गलती कहाँ है यहाँ पर? गलती ये है आई आस्क्ड हिम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट लगता ही नहीं है। इंट्रोगेटिव स्पीच में, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगता, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं लगता। तो वी डोंट यूज दैट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस है जो क्वेश्चन है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। बट इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज नहीं करते हैं। दिस इज द एरर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ हैड आई नॉट टेकन इल आई वुड हैव सेंट यू माई रिसर्च पेपर मच अर्लियर। अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो, अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो मैं तुम्हें अपने रिसर्च पेपर बहुत पहले भेज चुका होता। नाउ रिमेंबर हमने अभी किया था, अगर सब्जंक्टिव मूड हो, सब्जंक्टिव मूड हो तो यहां पर वुड हैव चाहिए, वुड हैव है, हैड मतलब अगर, इफ मतलब अगर। गलती कहां है? हैड आई नॉट टेकन इल, टेकन इल, इल मतलब बीमार पड़ना। आप बीमार पड़ते हो या बीमारी लेते हो? सी, अगर मैं बोलती आई हैव टेकन लीव मीन्स व्हाट? मैंने छुट्टी ली है। और अगर मैं बोलूं आई हैव फॉलन इल, मैं बीमार पड़ गई, मैंने छुट्टी ली, मैं बीमार पड़ गई। तो क्या मैं इनको क्रॉस कनेक्ट कर सकती हूं? I have fallen leave and I have taken ill. No. So this is wrongly used here. Taken ill कभी भी नहीं, आप बीमारी लेते नहीं हो, आप बीमार पड़ते हो। तो मैं अगर बीमार नहीं पड़ी होती तो had I not fallen ill, taken ill, wrong phrase. Next sentence. Now he had gone home 3 weeks ago. Now check out the sentence, हमने ये रूल किया है, जब भी पास्ट टेंस की बात हो, जब भी पास्ट टेंस की बात हो 3 weeks ago, हम टाइम मेंशन नहीं, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हम टाइम मेंशन नहीं करते, हम पास्ट टेंस में ही टाइम मेंशन करते हैं। तो अगर टाइम मेंशन है तो पास्ट टेंस चाहिए, और अगर परफेक्ट टेंस मेंशन है तो टाइम मेंशन नहीं चाहिए। नाउ सी, अब हम किसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे कि इसको हटाएंगे? गलती किसमें है? ही हैड गॉन होम 3 weeks ago एंड वाज एक्सपेक्टेड बैक येस्टरडे। सी, बात पास्ट टेंस की ही हो रही है, यहां पर भी पास्ट टेंस, यहां पर भी पास्ट टेंस, तो यहां पर हैड गॉन नहीं, यहां पर वेंट, क्योंकि जब भी टाइम मेंशन है, टाइम के साथ हमेशा पास्ट टेंस या V2 लगता है। परफेक्ट टेंस में टाइम मेंशन होता ही नहीं है। अब वहां पर, यहां पे भी आपको टाइम दिया है, यहां पे भी आपको टाइम दिया है, दैट मीन्स हिंट दिया है कि दिस इज रॉन्ग, वहां पे V2 ही यूज होगा।
नाउ द नेक्स्ट, नाउ वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स। सिंपैथाइज करना, सहानुभूति रखना, दूसरों से सहानुभूति रखना। हैव सिंपैथी विथ अदर्स, ही हैज सिंपैथी विथ मी। मुझसे सिंपैथी है, दूसरों के साथ सिंपैथी रखो, दूसरों के लिए सिंपैथी मत रखो, तो उनके साथ सहानुभूति रखो। सिंपैथी के साथ हमेशा और हमेशा, सिंपैथी के बाद हमेशा और हमेशा विथ यूज होता है, फॉर नहीं, तो दिस इज रॉन्ग, यहां होना चाहिए विथ। नाउ रीड द सेंटेंस, वी मस्ट सिंपैथाइज विथ अदर्स इन देयर ट्रबल्स। हमें दूसरों के साथ सिंपैथी दिखानी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए उनके मुश्किल के टाइम में। नाउ द नेक्स्ट, नाउ द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं? बहुत टाइम से। सी यहाँ फॉर लॉन्ग दिया है, इस चीज को ध्यान में रखिए। टू डिस्कवर द जीन्स, किस जीन्स की जीन्स? एजिंग होने के लिए, जो आपको बूढ़ा बनाती हैं, ऐसी जीन्स को कंट्रोल करने के लिए वो लोग कुछ मेडिसिन या कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट इन अमेरिका ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। गलत क्या है? दे आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो क्या अब खत्म हो गई ट्राई? अब खत्म हुई? नहीं, अभी भी चालू है। तो फॉर लॉन्ग अगेन, सी कितने सारे सेंटेंस एक जैसे रूल पे ही आ रहे हैं। सिंस और फॉर दिया हो, प्रेजेंट टेंस की बात हो जो पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चालू है, तो आप लोग को पता है क्या लगेगा ना? साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग नहीं, हैव बीन ट्राइंग, हैव बीन ट्राइंग। सी बॉयज, द लेवल ऑफ द पेपर इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। आपने अगर रूल्स अच्छे से रिवाइज किए हैं, यू कैन इजिली डू द क्वेश्चंस। सी एक जैसे रूल पे ही सेंटेंस आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट, now we are starting 2015. now unless you stop to make noise, ये तो बहुत इजी है और आपकी टीचर आपको हमेशा ये बोलती रहती है। हमेशा क्या बोलती हैं टीचर आपको? क्या बोलती हैं? स्टॉप मेकिंग नॉइज, स्टॉप मेकिंग नॉइज। बट यहाँ पे क्या लिखा है? आप तो इस चीज से यूज टू, आपको पता है। स्टॉप टू मेक नॉइज, रॉन्ग, हमेशा यूज होता है स्टॉप मेकिंग नॉइज। So this is the error part. ये तो easy आ गया, ये तो हम हाल ही solve कर सकते थे। Now the next, he could not but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. Sentence दोबारा पढ़ो। He could not but help, वो कुछ नहीं कर सकता था, हेल्प कर सकता था या कुछ नहीं कर सकता था, ये पार्ट कुछ क्लियर नहीं हो रहा। He could not but help, but ऑपोजिट चीजों को जोड़ता है, एक जैसी चीजों को नहीं। नाउ शेड टीयर्स, शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना। एट द प्लाइट मतलब एट द ग्लांस, देखने पर, उनकी कंडीशन। प्लाइट मीन्स कंडीशन। एट द प्लाइट ऑफ विलेजर्स, विलेजर्स की कंडीशंस को देखकर वो आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। रेंडर्ड होमलेस बाय अ डिवास्टिंग साइक्लोन, कौन से विलेजर्स? जिनके जो बेघर हो चुके थे। होमलेस मतलब बेघर, किस कारण से? एक बहुत ही खतरनाक तूफान से, डिवास्टिंग साइक्लोन। गलती कहाँ है? गलती सी, ही कुड नॉट बट हेल्प नहीं, यहां ही कुड नॉट हेल्प बट शेड टीयर्स। नाउ सी, मैंने पहले भी बताया कंजंक्शन, कंजंक्शन बराबरी में ही बैलेंस करता है। नाउ बट हेल्प नहीं, यहां पर ही कुड नॉट, कुड के लिए वर्ब कहां है? हेल्पिंग वर्ब है। कुड नॉट क्या? कुड नॉट हेल्प होना चाहिए। कुड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लिए लगा है। कुड नॉट के बाद मेन वर्ब तो यहां है ही नहीं। जैसे मैं बोलूं ही कैन नॉट डू दिस, कैन नॉट डू दिस, ही कुड नॉट राइट दिस। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद मेन वर्ब चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को ही तो हेल्प कर रहे हैं। ही डिड नॉट गो देयर,
तो गो नहीं होगा तो डिड नॉट की जरूरत ही क्या है। तो वैसे ही जब कुड नॉट लगा है, कुड नॉट किसके लिए लगा है, हेल्प के लिए, तो हेल्प उसके साथ होना चाहिए। नाउ सी, ही कुड नॉट हेल्प बट शेड टीयर्स, वो मदद नहीं कर सकता था पर रोने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस इट वाज हिज फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन द कैंडिडेट वाज कंफ्यूज्ड, नन could clearly understand either the principles he stood for or the benefits he promised. So the students read the sentence once again. Since it was his first election campaign, क्योंकि ये उसका फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन था। अब यहाँ सिंस पास्ट परफेक्ट के लिए यूज नहीं हो रहा, ये याद रखना। सेंटेंस में स्टार्टिंग में जब सिंस यूज हो रहा है वो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज नहीं हो रहा। नाउ द कैंडिडेट वॉज कंफ्यूज्ड, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जिसका वो फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन था, वो कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था? बिकॉज नो वन कुड क्लियरली अंडरस्टैंड। नो वन यहाँ किसके लिए? लोगों के लिए। क्योंकि नो वन, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था, आइदर द प्रिंसिपल ही स्टूड फॉर, वो अपने उसूलों के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था, या जो उसने लोगों को प्रॉमिस किए थे फायदे, बेनिफिट्स, जो फैसिलिटीज लोगों को प्रॉमिस की थी उसके लिए। तो गलती क्या है? वो इलेक्शन में खड़ा पहले हुआ कि उसने प्रॉमिस पहले किए थे, कैंपेन पहले हुआ कि प्रॉमिस पहले किए थे। उसने यहां पर द बेनिफिट्स ही हैड प्रॉमिस्ड। कैसे? सी, दिस इज V2, दिस इज पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में जब दो एक्शंस हो रहे हैं, एक एक्शन पास्ट परफेक्ट में, एक पास्ट टेंस में, द अर्लियर एक्शन विल बी इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द ट्रांसडेंशियल अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर्स, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, ये एक फैक्ट साबित हो चुका है, ये साबित हो चुका एक फैक्ट है दैट द ट्रांसडेंशनल अमेरिकन पोएट्स, ट्रांसडेंशनल जो ट्रांसेंट हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अमेरिकन पोएट्स एंड फिलोसफर्स हु लिव्ड इन द लेटर हाफ। नाउ लेटर हाफ मीन्स बाद का हाफ पीरियड। लेटर का पहले क्या आएगा? फॉर्मर। फॉर्मर और लेटर यूज ही कब होते हैं? जब दो पार्ट हो। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला, तो ये लेटर मतलब बाद वाला पार्ट। ओके, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, किसकी बात हो रही है? 19th सेंचुरी के जो लेटर पार्ट था, बाद वाला पार्ट था, दैट मीन्स जो एंडिंग वाला पार्ट था। अगर 19th सेंचुरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, पहले वाला पार्ट फॉर्मर पार्ट, बाकी वाला पार्ट लेटर पार्ट, तो लेटर पार्ट के जो भी अमेरिकन पोएट्स और फिलोसफर्स थे वर मोर इन्फ्लुएंस। अब ये वर्क इनके लिए है, ये फिलोसफर्स और पोएट्स के लिए है। ओके, मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलोसफी, इन पर्टिकुलर बाय उपनिषदिक फिलोसफी। किसके बारे में? इंडियन फिलोसफी के बारे में वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इंडियन फिलोसफी में भी किससे ज्यादा इंप्रेस थे? उपनिषदिक फिलोसफी, जो हमारे उपनिषद हैं उनसे ज्यादा इंप्रेस थे। नाउ इन पर्टिकुलर इज रॉन्ग यूज देयर। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं पर्टिकुलरली। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में। तो इन पर्टिकुलर नहीं, पर्टिकुलरली बाय उपनिषदिक पॉलिसी। ओके, पर्टिकुलरली बाय उपनिषदिक फिलोसफी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन heavy and stormy rushed in, making us shiver from head to foot. Now read the sentence. क्या इस सेंटेंस में कोई गलती लग रही है? नो सूनर जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसके बाद इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये कल सही है। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, व्हेन, नो सूनर के बाद व्हेन नहीं आता, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। नो सूनर के साथ देन आता है। नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन इट इज फॉलोड बाय देन। व्हेन नहीं, नो सूनर के साथ हमेशा और हमेशा
than आता है. Now next, after opening the door, we entered into the room next to the kitchen. Now after opening the door, दरवाजा खोलने के बाद अगर V1 ing से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस सिंपल होता है, उससे पहले प्रेपोजिशन लग रहा है, ये करेक्ट है. We entered into the room. entered मतलब अंदर जाना, into मतलब अंदर जाना, enter मतलब अंदर, into मतलब अंदर. तो जब एंटर होके रूम में अंदर आ ही गए हो तो into लिख के और कितने अंदर आओगे? एंटर मीन्स अंदर, दैट मीन्स आप अंदर आ चुके हो. अब into मतलब अंदर, एक ही रूम में अंदर आने के लिए दो दो वर्ड्स क्यों? नॉट व्हेन टू सेम मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड, दिस इज नोन एज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन. सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन मतलब एक ही वर्ड के लिए, एक ही वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए दो वर्ड्स लिख देना. यहां पर एंटर्ड से ही काम चल रहा है. एंटर्ड मतलब अंदर आना, इनटू की जरूरत ही नहीं है. तो जब दो एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड्स यूज होते हैं साथ में, उनको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस. दिस इज एन एरर ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ इनटू की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that I might lose my tooth. Wow. Now, जैसे ही डेंटिस्ट अंदर आए, मेरे दांत का दर्द गायब ही हो गया. क्यों गायब हो गया? उन डेंटिस्ट को देख के. क्यों देख के? कि मुझे लगा शायद वो मेरा दांत ही ना निकाल ले. दर्द के मारे मैं इतना घबरा गया कि मेरा दर्द ही गायब हो गया, इस डर से कि कहीं डेंटिस्ट मेरा दांत ही ना निकाल ले. नाउ व्हाट इज द एरर? व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, इन मतलब अंदर आना. क्लियर है? इनटू की जरूरत नहीं है. इन भी मतलब वो अंदर आ गए हैं. ओके. माय टूथ वॉज स्टॉप्ड एकिंग. सी दिस, टूथ वॉज स्टॉप्ड एकिंग. माय टूथ एक stopped. As we have seen this sentence, tooth was stopped aching, wrong English. अब aching, stopped ये गलतली यूज है. वो यूज कैसे होगा? My tooth ache stopped. मेरे दांत का दर्द बंद हो गया. तो ache is for pain. Now ache कहाँ यूज होता है? सडन पेन के लिए. पेन जो लॉन्गर रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है. एक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता. तो टूथ के साथ हम टूथ पेन नहीं यूज करते, टूथ एक यूज करते हैं. सो द करेक्ट इज टूथ एक स्टॉप्ड. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंश्योर्स फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ना एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंश्योर्स मीन्स बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इक्वालिटी ऑफ लाइफ के एम्फेसिस की. एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंश्योर्स. ना एंश्योर्स के बाद फॉर नहीं लगता. एंश्योर्स बता रहा है हमको कि हम किसकी इंश्योर कर रहे हैं, किस चीज को पक्का कर रहे हैं. एंश्योर्स द हेल्थ, फॉर नहीं. तो एंश्योर्स डज नॉट टेक फॉर preposition after that. Emphasis on equality of life ensures the health and happiness of every individual. Now the next question. Now the students were awaiting for the arrival of the chief guest. जब आप किसी का वेट कर रहे हो तो what you use? We are waiting for the schools to reopen. I know you all are waiting for the coachings and schools to reopen. तो आप वेट कर रहे हो. अवेट नहीं, अवेटेड लॉन्ग अवेटेड इवेंट के लिए यूज होता है. अवेटिंग इज अ रॉन्ग वर्ड यूज देयर. यहां क्या होना चाहिए? वेटिंग. स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं. स्टूडेंट्स आर वेटिंग, अवेटिंग नहीं. सी द सिली वर्ड दे हैव गिवन. स्टूडेंट्स वर वेटिंग, अवेटिंग रॉन्ग इंग्लिश. नाउ द नेक्स्ट. यू विल कम टुमारो, इजंट इट? हमने क्वेश्चन टैग्स के रूल किए थे, रिमेंबर? नाउ यू विल, बात किसकी हो रही है? फ्यूचर टेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल. यू विल कम टुमारो, इजंट इट? यहां कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस. क्या होना चाहिए? विल. सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव. विल प्लस नॉट क्या बन जाएगा? वोंट. वोंट
you. So the answer will be won't you question mark. This is the correct answer, isn't it? Is the wrong answer. See the simple question they have given. Now the next. Having read a number of stories about space travel. उसने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं. किस बारे में? अबाउट स्पेस ट्रैवल. हिज ड्रीम नाउ. अब उसका सपना क्या है? अबाउट टू विजिट द मून. नाउ सी, वहां अबाउट क्यों यूज है? किस बारे में? आई एम टॉकिंग अबाउट यू. मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूं. वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो अबाउट मीन्स जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो उसने किस बारे में स्टोरीज पढ़ी थी? अबाउट क्यों? किस बारे में? स्पेस ट्रेवल के बारे में. ना यहाँ पर अबाउट टू विजिट द मून. मून विजिट करने के बारे में उसका ड्रीम है. उसका ड्रीम विजिट करने के बारे में है. नो, तो यहाँ अबाउट रॉन्गली यूज है. हिज ड्रीम नाउ इज टू विजिट द मून. वहां जाने का सपना है. वहां जाने के बारे में सपना नहीं है, वहां जाने का सपना है. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली. ना रिमेंबर कल हमने सेंटेंस किया था एब्रप्टली एडजर्न. यहां पर एडजर्न्ड एब्रप्टली ये करेक्टली यूज है. एडजर्न मीन्स टू सस्पेंड. द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 2 hours. रिमेंबर, तो एडजर्न्ड एब्रप्टली मीन्स सडनली. द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली, ये दोनों वर्ड्स तो यहाँ करेक्टली यूज है. कल यही गलत यूज थे. कल एरर इन दोनों के सीक्वेंस में था, आज ये करेक्टली है. बाय द चेयरमैन. ना बाय द चेयरमैन किसने रोकी? चेयरमैन ने. आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ डेलिब्रेशन. 3 घंटे के डेलिब्रेशंस के बारे में बात करके फिर उसके बाद उसने मीटिंग रोक दी. नाउ सी, दिस इज पासिव वॉइस. क्यों पासिव वॉइस? बाय ऑब्जेक्ट. जब भी पासिव वॉइस में सेंटेंस आता है वर्ब से पहले इज, वॉज, एम चाहिए. दिस वॉज डन बाय हिम. दिस वॉज डन बाय हिम. सी, ही डिड इट. ये एक्टिव में है. ये एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जब हम पासिव में करेंगे दिस ऑब्जेक्ट विल कम इन स्टार्टिंग इट. सेंटेंस का टेंस पास्ट वॉज. अब ये डिड हो जाएगा डन, क्योंकि पासिव में हमेशा V3 यूज होता है. इट वॉज डन बाय हिम. इट वॉज डन बाय हिम. तो जब बाय आ रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मतलब पासिव वॉइस है, मतलब यहाँ वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए. ना यहाँ पर वर्ब से पहले वॉज चाहिए. दिस इज द एरर. नाउ द नेक्स्ट. Not one of the 100 striking workers. Not one of the. बात किसकी हो रही है? One. Not one of the means एक भी नहीं. रिमेंबर मैंने आपको बोला था neither nor मतलब दो में से एक भी नहीं. यहाँ not one. बात किसकी हो रही है? Singular subject. बात singular subject की हो रही है. किन में से? hundreds में से एक भी. not one of the hundreds of striking workers. तो जब भी one of the यूज होता है, मैंने आपको बताया था, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है. प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है. वन ऑफ द बॉयज. वन ऑफ द बॉयज. रिमेंबर द रूल वी हैव डन. सारे रूल्स पे ही सेंटेंस है. वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, मतलब लड़कों में से कोई एक एब्सेंट है. यहां पर नॉट को छोड़ो. वन ऑफ द 100 ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स. वन ऑफ द के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है क्लियर. नाउ यहां पर वर. हमने जब एग्जाम्पल किया वन ऑफ द बॉयज वॉज एब्सेंट, सेम वन ऑफ द 100 स्ट्राइकिंग वर्कर्स वॉज. वर नहीं. नॉट वन ऑफ द 100 ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, मतलब इतने जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे उनमें से एक को भी फैक्ट्री के पास नहीं जाने दिया. तो एरर है यहाँ वॉज. मैंने आपको जो जो रूल दिए हैं, आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल, जस्ट मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स. वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट. वन ऑफ द के बाद प्लूरल सब्जेक्ट,
लेकिन वो वर्ब सिंगुलर लेगा क्योंकि बात एक की हो रही है। वो स्ट्रक्चर वन ऑफ द प्लूरल सब्जेक्ट और was. Clear? Now the next. If I had known this earlier, I would have helped him. Remember अभी हमने किया था subjunctive mood. Subjunctive mood में मैंने आपको बोला था if I had, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद I के बाद हमेशा would चाहिए. That means अगर ये मुझे पहले पता होता तो, अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं उसकी मदद कर देती. That means एक सजेशन, इमेजिनेशन, अगर मुझे पता होता तो मैं मदद कर देती. विल नहीं वुड. मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिया था, जब भी सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल नहीं आएगा, वुड आएगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी. मिस्टर स्मिथ के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है. एक्यूज होना, दोषी पाना. किस चीज के लिए दोषी पाया है? एक मर्डर के लिए. बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी. नॉट गिल्टी मतलब व्हाट यू मीन बाय गिल्टी? गिल्टी मतलब दोषी, नॉट गिल्टी मतलब निर्दोष. गिल्टी मतलब दोषी. सी, गिल्टी मतलब दोषी. अब नॉट गिल्टी मतलब निर्दोष. अब नॉट गिल्टी के लिए हम एक और यूज कर सकते हैं वर्ड. यस, नॉट गिल्टी के लिए हम इनोसेंट भी यूज कर सकते हैं. दिस इज द सिनोनिम ऑफ नॉट गिल्टी. नॉट गिल्टी मतलब निर्दोष, निर्दोष के लिए इनोसेंट. एरर कहाँ है? जल्दी से बताओ. मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर. एक्यूज्ड कभी भी अपने बाद फॉर नहीं लेता, ऑफ लेता है. एक्यूज्ड वर्ब कभी भी अपने बाद, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. रिमेंबर हमने किया था लुक अपॉन, लुक डाउन, फ्रेजल वर्ब्स. एक्यूज्ड ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, मतलब उस पर चार्ज लगना, उस पर दोष लगना. तो एक्यूज्ड फॉर द मर्डर नहीं, एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सेंटेंसेस टुडे. प्रैक्टिस ऑल दी सेंटेंसेस and just do as many sentences as you can. Tomorrow again we'll do the sentences from last year papers. Note down all the sentences, practice again and again so that you have that perfectness in solving the paper. Till then, stay tuned. Thank you.